मैं डॉक्टर श्रीमती उषा सिंह, सहायक प्राध्यापक वनस्पति शास्त्र, शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़। जैसा कि इसके पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को नीटम के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी के बारे में चर्चा की थी। आज हम इसी नीटम को कंटिन्यू करते हुए आज हम लेंगे रिप्रोडक्शन ऑफ नीटम, अर्थात नीटम में होने वाले रिप्रोडक्शन के बारे में हम स्टडी करेंगे। रिप्रोडक्शन ऑफ नीटम के अंतर्गत हम इसके नीटम के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेल स्ट्रोबिलस, मेल फ्लावर, फीमेल स्ट्रोबिलस, फीमेल फ्लावर एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरेंजियम की स्टडी करेंगे। इसके बाद हम आते हैं गैमेटोफिटिक अवस्था में। तो गैमेटोफिटिक अवस्था के अंतर्गत हम मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट, फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, सीड स्ट्रक्चर एंड सीड जर्मिनेशन की स्टडी करेंगे। नीटम के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंतर्गत रिप्रोडक्टिव नीटम जो होता है वो डायोसियस प्लांट होता है। इसके अतिरिक्त कुछ स्पीसीज जिसकी ऐसी भी है जिसमें स्ट्रोबिलाई प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल नीटम एफ्रिकेनम में बाइसेक्सुअल स्ट्रोबिलाई पाए जाते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो इन्फ्लोरेसेंस के रूप में अरेंज होते हैं। ये इन्फ्लोरेसेंस जो है वो एक्सिस से डेवलप होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में मेल एंड फीमेल इन्फ्लोरेसेंस जो होते हैं वो एक्सिलरी पोजीशन से डेवलप होते हैं। इसके अलावा कुछ लेटरल पोजीशन से भी इन्फ्लोरेसेंस का फॉर्मेशन होता है। इन्फ्लोरेसेंस जो कि कंपाउंड स्ट्रोबिलाई है, इसमें एक लॉन्ग और मजबूत एक्सिस पाई जाती है। इस एक्सिस पर डेकासेट अरेंजमेंट में फ्लावर जो रहते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो ब्रैक्ट्स के द्वारा घिरे हुए रहते हैं। ब्रैक्ट्स जो होते हैं वो कनेक्ट होकर के एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस कप लाइक स्ट्रक्चर को कॉलर बोलते हैं। प्रत्येक स्ट्रोबिलाई में करीब 10 से 12 कॉलर प्रेजेंट होते हैं। एक कॉलर में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। स्ट्रोबिलस का डेवलपमेंट में लीफ का जो फॉर्मेशन होता है, जिस ब्रांच में स्ट्रोबिलस का डेवलपमेंट होता है उसमें लीफ जो होती है वो डेवलपमेंट से पहले ही झड़ जाती है। अर्थात जिस ब्रांच में स्ट्रोबिलस पाया जाता है वो ब्रांच जो है वो लीफलेस होती है। ये तो हुआ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। अब हम यहाँ पर आपको मेल स्ट्रोबिलस के बारे में बताएंगे। मेल स्ट्रोबिलस जो है उसकी जो एक्सिस होती है वो स्मॉल होती है और मजबूत होती है तथा ये एक्सिस जो है कनेक्टिंग ब्रैक्ट के एक्सिस से डेवलप होती है। ब्रैक्ट के 10 से 25 चक्र पाए जाते हैं जो थोड़े थोड़े अंतराल में उपस्थित होते हैं। ब्रांच के इंटरनोड के पास में ब्रैक्ट फ्यूज होकर के क्यूपिल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। ये क्यूपिल लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको हम कॉलर बोलते हैं। प्रत्येक कॉलर में फीमेल मेल फ्लावर पाए जाते हैं और एक स्ट्रोबिलस में कम से कम 10 से 12 कॉलर पाए जाते हैं। कॉलर के अंतर्गत मेल फ्लावर जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ये मेल फ्लावर जो होते हैं 3 से 6 चक्र के रूप में पाए जाते हैं। मेल फ्लावर के ऊपर में स्टेराइल फीमेल फ्लावर भी पाया जाता है। जब स्ट्रोबिलस लॉन्ग मैच्योर होने लगता है तो कॉलर की सेल्स जो होती हैं वो लूज हो जाती है, इंटरनोड बढ़ जाता है और ये सभी जो है एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं। ये तो हुआ हम छोटा सा मेल स्ट्रोबिलस के बारे में। अब हम आपको मेल फ्लावर के बारे में बात करते हैं। मेल फ्लावर जो है वो ब्रैक्ट के द्वारा घिरा हुआ पेरियंथ से कवर्ड रहता है।
है। पेरियंस के द्वारा ये मेल फ्लावर जो है कंप्लीट रूप से या पूर्ण रूप से घिरा हुआ पाया जाता है। मेल फ्लावर में एक छोटा सा स्टॉक होता है तथा ऊपर की ओर 2 यूनिलॉक्युलर एंथर पाए जाते हैं। ये एंथर जो है जब फ्लावर मैच्योर हो जाता है तो पेरियन से बाहर आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ एक या एक से अधिक फ्लावर भी फ्यूज हो जाते हैं। तो हुआ मेल स्ट्रोबिलस एंड मेल फ्लावर के बारे में। आइए अब हम चलते हैं डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम का जो डेवलपमेंट होता है वो यूस्पोरेंजिएट टाइप का होता है। इसमें क्या होता है कि माइक्रोस्पोरेंजियम की जो हाइपोडर्मल सेल्स होती हैं, 2 या 3 हाइपोडर्मल सेल्स जो है वो शेप और साइज में लार्ज हो जाती है। लार्ज होकर के वो आर्चीस्पोरियम सेल्स बनाती है। इस आर्चीस्पोरियम सेल्स में पेरिक्नाइनल डिवीजन होता है। पेरिक्नाइनल डिवीजन से आर्चीस्पोरियम की जो सेल्स होती है वो 2 लेयर में डिवाइड हो जाती है। पहली लेयर है आउटर वॉल लेयर तथा दूसरी जो है स्पोरोजिनस सेल्स बनती है। आउटर वॉल लेयर जो है वो डिवाइड होकर के एपिडर्मिस और वॉल का फॉर्मेशन करती है। अब हम आते हैं स्पोरोजिनस सेल्स में। स्पोरोजिनस सेल्स जो होती है उससे टेपेटम का डेवलपमेंट होता है। प्रत्येक टेपेटम में बाइन्यूक्लिएटेड होता है अर्थात 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। सभी न्यूक्लियस फ्यूज होकर के पॉलीपोलाइटी न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करते हैं। स्पोरोजिनस सेल्स जो होती है वो स्पोर्स मदर सेल्स बनाते हैं। प्रत्येक स्पोर्स मदर सेल्स में अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस डिवीजन से स्पोर्स मदर सेल्स जो है वो 4 माइक्रोस्पोर्स बनाती है। ये जो 4 माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो टेट्राएड में अरेंज होते हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि टेपेटम लेयर जो रहती है वो डीजनरेट हो जाती है या विलुप्त हो जाती है। जब माइक्रोस्पोरेंजियम मैच्योर हो जाता है तो एपिडर्मिस और स्पोर्स के बीच के वॉल टूट जाती है और एंथर में स्लाइड के द्वारा पोलन ग्रेन जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम के डेवलपमेंट में एंडोथीसियम जो है वो नहीं पाया जाता है। तो हो गया डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। अब हम लेते हैं फीमेल स्ट्रोबिलस। जैसा कि मेल स्ट्रोबिलस में एक छोटी सी एक्सिस होती है, मजबूत होती है, ठीक उसी प्रकार से फीमेल स्ट्रोबिलस भी एक छोटी सी मजबूत एक्सिस के द्वारा लगा हुआ रहता है। फीमेल स्ट्रोबिलस जो है वो कनेक्टिंग ब्रैक्ट के एक्सिस से इसका डेवलपमेंट होता है। कनेक्टिंग ब्रैक्ट मिल करके कॉलर का फॉर्मेशन करती है। प्रत्येक स्ट्रोबिलाई में 10 से 12 कॉलर प्रेजेंट होते हैं। इस कॉलर में प्रत्येक कॉलर में 4 से 10 ओव्यूल चक्र के रूप में पाए जाते हैं। ये 4 से 10 ओव्यूल्स जो होते हैं इनिशियली स्टेज में ये सभी शेप और साइज में समान होते हैं, परंतु जैसे जैसे ये मैच्योर होते जाते हैं कुछ ओव्यूल्स जो होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं और कुछ ही ओव्यूल्स जो है वो सीड के मैच्योरेशन का काम करती है। ये तो हुआ फीमेल स्ट्रोबिलस। अब हम आते हैं फीमेल फ्लावर में। फीमेल फ्लावर को यदि हम देखें तो फीमेल फ्लावर के 2 पार्ट्स होते हैं, स्टॉक और दूसरा है ओव्यूल या मेगा स्पोरेंजियम। ओव्यूल जो होता है वो न्यूसिलस में प्रेजेंट होता है, 3 लेयर का बना हुआ रहता है, अर्थात ये कहे कि ओव्यूल जो है 3 लेयर एनवलप के द्वारा घिरा हुआ रहता है। इसकी इनर मोस्ट एनवलप जो होती है वो माइक्रोपाइल का फॉर्मेशन करती है। न्यूसिलस के टिप पर पोलन चैम्बर प्रेजेंट होता है। प्रत्येक न्यूसिलस पीक जो होती है वो अब्सेंट होती है। ये तो हुआ फीमेल फ्लावर। अब हम देखते हैं कि फीमेल फ्लावर में वेस्कुलर सप्लाई
किस प्रकार से होता है। वेस्कुलर सप्लाई फीमेल स्ट्रोबिलस में वेस्कुलर बंडल जो है वो 14 से 12 के बीच में वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, या हम कहें कि 12 से 14 तक के वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। प्रत्येक वेस्कुलर बंडल में 2 ब्रांच निकलती है और ये दोनों ब्रांच जो है आउटर मोस्ट एनवलप की तरफ जाती है। कुछ वेस्कुलर बंडल की कुछ मेन ब्रांच भी रहती है जो अपर पोर्शन में जाती है। ओव्यूल जो होता है इनर इंटेगमेंट के बेस में, ओव्यूल के इनर इंटेगमेंट में ये जो वेस्कुलर बंडल की ब्रांच रहती है वो समाप्त हो जाती है। जब वेस्कुलर सिस्टम मिडिल तक ऊपर तक जाता है तो इसमें लूप का फॉर्मेशन होता है। आइए अब हम देखें ओव्यूल के एनवलप का मार्फोलॉजिकली नेचर, किस प्रकार इसका नेचर पाया जाता है ओव्यूल के एनवलप में। क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि मीटम का जो ओव्यूल होता है वो 3 एनवलप के द्वारा घिरा हुआ रहता है। इस एनवलप के मार्फोलॉजी के बारे में बहुत सा विवाद हुआ तथा कुछ साइंटिस्ट ने अपने विचार प्रस्तुत किए। यहाँ पर मैं कुछ साइंटिस्ट के विचारों के बारे में बताना चाहूंगी। यदि हम पहले देखें तो वांटिंघम के अनुसार आउटर एनवलप जो है वो ओवरी के समान होता है तथा इनर एंड मिडिल एनवलप जो है वो 2 इंटेगमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो हो गया वांटिंघम के विचार के अनुसार। अब हम आते हैं स्टारबर्गर साइंटिस्ट। तो स्टारबर्गर्स ने ओव्यूल की तीनों एनवलप को इस सिंगल इंटेगमेंट के विभक्त होने से बताएं। अर्थात ये कहा कि सिंगल इंटेगमेंट जो है जब विभक्त हो जाता है तो 3 एनवलप का फॉर्मेशन होता है। चलिए स्टारबर्गर के अनुसार अब हम आते हैं बेकौरी ने कहा कि इनर इंटेगमेंट जो है या इनर एनवलप जो रहता है वो 2 इंटेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है और आउटर एनवलप जो है वो पेरियंस को रिप्रेजेंट करता है। ये तो हुआ बेकौल के विचार। अब हम आते हैं वासिल, क्योंकि वासिल ने नीटम यूला में 2 इनर एनवलप को माइक्रोपाइल ट्यूब या स्टाइल में चेंज होता है, इस प्रकार से उन्होंने बताया। ये तो हुआ मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ एनवलप। ये तो हुआ फीमेल स्ट्रोबिलस और फीमेल फ्लावर में वेस्कुलर सप्लाई हमने देखा और फीमेल फ्लावर में उसका अरेंजमेंट। चलिए अब हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोरेंजियम के डेवलपमेंट में नीसिलस की हाइपोडर्मल सेल्स जो होती है या मेगास्पोरेंजियम की हाइपोडर्मल सेल्स जो होती है, कुछ सेल्स डिफरेंशिएटेड हो जाती है। डिफरेंशिएशन से जो सेल्स बनती हैं वो सेल्स आर्चीस्पोरियम सेल्स बनाती है। आर्चीस्पोरियम की सेल्स जो होती है वो डिवाइड हो जाती है तथा बाहर की ओर पेराइटल सेल्स और इनर की ओर मेगास्पोरेंजियम सेल्स बनाती है। ये स्पोरेंजियम सेल्स जो होती है वो वॉल लेयर के द्वारा कवर्ड रहती है। नीसिलस की एपिडर्मल की सेल्स के साथ ही साथ प्राइमरी वॉल सेल्स डिवाइड होती है तथा स्पोरोजिनस सेल्स के ऊपर में मेसियोनिसिलर मास बनाती है या टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। स्पोरोजिनस सेल्स जो होती है वो डायरेक्टली मेगास्पोर्स मदर सेल्स का फॉर्मेशन करती है, या ये कहें कि डायरेक्टली मेगास्पोर्स मदर सेल्स में ये बदल जाती है। मेगास्पोर्स मदर सेल्स जो होती हैं उसमें अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस डिवीजन के द्वारा 4 मेगास्पोर्स बनते हैं। ये मेगास्पोर्स जो होते हैं वो वॉल के द्वारा सेपरेट नहीं रहते, अर्थात चारों मेगास्पोर्स जो हैं वो सेल में फ्री मूवमेंट करते रहते हैं। ये जो मेगास्पोर्स बनते हैं ये मेगास्पोर्स जो होते हैं आगे चल करके फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। मेगास्पोर्स जो होते हैं वो टेट्रास्पोरोफिटिक होते हैं, या ये हम कहें कि फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है वो टेट्रास्पोरिक होता है, अर्थात ये जो कैरेक्टर्स है वो एंजियोस्पर्म से समानता रखता है। हम लोगों ने देखा कि मेल फ्लावर
मेल स्ट्रोबिलस, फीमेल फ्लावर और डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया की स्टडी की। अब उसके बाद की अवस्था जो आती है वो अवस्था गैमेटोफिटिक अवस्था कहलाती है। तो चलिए हम देखें नीटम के गैमेटोफिटिक अवस्था। गैमेटोफिटिक अवस्था जो होती है वो माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स की फर्स्ट स्टेज होती है। तो पहले हम लेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट जो है की पहली स्टेज जो होती है वो है माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन जो होता है वो उसका जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो पोलन ग्रेन जो है स्फेरिकल होता है तथा यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। पोलन ग्रेन में दो वाल पाई जाती है, एक वाल होती है एक्साइन की और दूसरी वाल होती है इंटाइन की। आउटर वाल जो कि एक्साइन के नाम से जानी जाती है ये जो होती है थिक होती है और स्पाइनी होती है। इनर वाल को हम इंटाइन के नाम से जानते हैं और इसकी वाल जो रहती है वो पतली होती है। तो पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर्स जो है ये मेल गैमेटोफाइट की पहली अवस्था से शुरू होती है। यहाँ पर मेल में माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के लिए प्रिपेयर होते हैं या तैयार होते हैं। सबसे पहले हम देखें तो माइक्रोस्पोर्स का जो मेल न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होकर के दो न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है। पहला न्यूक्लियस जो है वो प्रोथेलियल सेल्स है और दूसरा न्यूक्लियस जो है वो एंथीरिडियल सेल्स के नाम से हम जानते हैं। प्रोथेलियल सेल्स जो होती है उसमें डिवीजन नहीं होता है परंतु एंथीरिडियल सेल्स में डिवीजन होता है और डिवाइड होकर के ये दो सेल्स बनाती है, दो डॉटर न्यूक्लियाई बनाती है। अर्थात माइक्रोस्पोर्स में तीन न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, एक है ट्यूब सेल्स की, दूसरी है प्रोथेरियल सेल्स की और तीसरी है जनरेटिव सेल्स की। माइक्रोस्पोर्स की ये तीन सेल्स वाली रचना जो होती है जब तीन सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है तो माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं और रिलीज होकर के ये ओव्यूल के पोलन चैम्बर तक जाते हैं। माइक्रोपाइल के द्वारा ये पोलन चैम्बर तक के जाते हैं। यहाँ पोलन चैम्बर में मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट जो है आगे की ओर स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले तो जब पोलन ग्रेन जो होते हैं वो पोलन चैम्बर में इंटर करते हैं तो उस समय माइक्रोस्पोर्स की जो एक्साइन लेयर होती है वो माइक्रोपाइलर ट्यूब में एक छोटी सी लिक्विड बूंद सीक्रेट होती है और ये लिक्विड बूंद जो होती है वो स्वीट होती है। अर्थात इस बूंद से अट्रैक्ट होकर के माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो माइक्रोपाइलर ट्यूब तक के पहुंचते हैं। बाद में ये बूंद लिक्विड जो होती है वो यूपरेट के द्वारा श्रिंक हो जाती है तथा माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो माइक्रोपाइलर ट्यूब के थ्रू होते हुए पोलन चैम्बर तक जाते हैं। पोलन चैम्बर में इसके आगे का डेवलपमेंट होता है। प्रत्येक माइक्रोस्पोर्स की जो प्रोथेरियल सेल्स होती है उसमें डिवीजन तो नहीं होता है परंतु जो जनरेटिव सेल्स होती है उसमें डिवीजन होता है। जब ये माइक्रोस्पोर्स जो है पोलन चैम्बर में इंटर कर जाते हैं तो माइक्रोस्पोर्स की जो एक्साइन वाल होती है वो रैप्चर हो जाती है, टूट जाती है और इंटाइन वाल जो है वो पोलन ट्यूब के रूप में बाहर निकलती है और ये जो पोलन ट्यूब होती है वो पोलन चैम्बर से होते हुए न्यूक्लियर तक ग्रोथ करती है। अब क्या होता है कि जो जनरेटिव सेल्स होती है उसमें डिवीजन होता है। यहाँ पर मैं ये बता दूं कि डिवीजन होने से पहले जो पोलन ग्रेन में ट्यूब सेल्स थी वो पोलन ट्यूब में आ जाती है या पोलन ट्यूब में माइग्रेट हो जाती है। उसके बाद पोलन ग्रेन में सिर्फ प्रोथेलियल सेल्स और जनरेटिव सेल्स रह जाते हैं। इसके बाद जब पोलन ट्यूब में पोलन सेल्स जो होती है पोलन सेल जो होती है इंटर कर जाती है तब जनरेटिव सेल्स में डिवीजन होता है। जनरेटिव सेल्स
पोलन ट्यूब में माइग्रेट होती है और डिवाइड होकर के 2 मेल स्पर्म या 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करती है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी जो प्रोथेरियल सेल्स माइक्रोस्पोर्स में जो है वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है या डीजनरेट हो जाती है। प्रोथेरियल सेल्स का विलुप्त होना है ये एंजियोस्पर्म के कैरेक्टर्स के समान दिखाई देता है, या ये कहें कि प्रोथेरियल सेल्स का जो कैरेक्टर्स है वो एंजियोस्पर्म के समान होता है। ये मेल गैमेट और 2 मेल गैमेट और ट्यूब सेल्स के द्वारा ये पोलन ट्यूब जो होती है वो न्यूक्लियस की तरफ ग्रो करती है। जब पोलन ट्यूब न्यूक्लियस की तरफ ग्रो कर न्यूक्लियस के टॉप पर पहुंचती है तो वहां पर ट्यूब सेल्स जो होती है वो रैप्चर हो जाती है, टूट जाती है ट्यूब सेल्स, और ट्यूब सेल्स जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं। पोलन ट्यूब रैप्चर हो जाती है और 2 मेल न्यूक्लियाई जो रहते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर इंटर करते हैं। माना जाता है कि दोनों मेल न्यूक्लियाई जो रहते हैं शेप और साइज में डिफरेंट रहते हैं। जो लार्ज मेल न्यूक्लियाई होता है वो फंक्शनल युक्त होता है तथा जो स्मॉल रहता है वो डिसऑर्डर हो जाता है या डिजनरेट हो जाता है। परंतु किसी किसी स्पीसीज में ये दोनों मेल न्यूक्लियाई जो रहते हैं सेम शेप और साइज के होते हैं। इनमें जब ये एक समान होते हैं तो कोई भी एक स्पर्म जो होता है वो फंक्शनल युक्त होता है और दूसरा जो होता है वो डीजनरेट हो जाता है। नीटम की अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग उनकी संख्या पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखें तो नीटम निमोन में फ्री न्यूक्लियाई की जो संख्या होती है वो 256 पाई जाती है। उसी प्रकार नीटम अफ्रीकेनम में फ्री न्यूक्लियाई की जो संख्या होती है वो होती है 512। और इसके बाद और एक स्पीसीज हम देखें जैसे कि नीटम यूला। नीटम यूला में फ्री न्यूक्लियस की जो संख्या होती है वो होती है 1500। अर्थात हम ये देखें कि नीटम की अलग अलग स्पीसीज में जो न्यूक्लियाई की संख्या रहती है वो अलग अलग पाई जाती है। इस स्टेज में फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो कैलेजा की ओर ग्रोथ करता है। सेंट्रल में लार्ज वैक्यूल पाया जाता है तथा जो फ्री न्यूक्लियाई होते हैं वो साइटोप्लाज्म में पेरिफेरल रीजन में मूव करते हैं। लार्ज वैक्यूल होने के कारण जो फ्री न्यूक्लियाई होते हैं वे ज्यादातर माइक्रोपाइल ट्यूब की ओर प्रेजेंट होते हैं और बेसल पोर्शन में सेल्स का फॉर्मेशन होता है। माइक्रोपाइल ट्यूब में जो फ्री न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं उनमें से कुछ न्यूक्लियाई जो हैं वो शेप और साइज में लार्ज हो जाते हैं जो दूसरे न्यूक्लियाई से अपेक्षाकृत बड़े दिखाई देते हैं। ये जो लार्ज न्यूक्लियाई है वो एग का फॉर्मेशन करते हैं। अर्थात यहाँ पे फ्री न्यूक्लियाई के द्वारा कुछ एग का फॉर्मेशन होता है। फीमेल गैमेटोफाइट में वाल का जो फॉर्मेशन होता है वो कैलेजा की ओर होता है। यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि फीमेल गैमेटोफाइट में आर्कीगोनिया जो है वो अब्सेंट होती है अर्थात अनुपस्थित होती है। अभी तक के हमने देखा डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। अब हम आते हैं फर्टिलाइजेशन में। नीटम के फर्टिलाइजेशन में मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के बाद की ये अवस्था होती है। जब पोलन चैम्बर में पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं उस समय मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि पोलन ग्रेन में 3 प्रकार के न्यूक्लियस होते हैं। ट्यूब न्यूक्लियस होता है, जनरेटिव न्यूक्लियस होता है और प्रोथेरियल न्यूक्लियस होता है। यहाँ पर प्रोथेरियल न्यूक्लियस तो धीरे धीरे डीजनरेट हो जाता है, परंतु माइक्रोस्पोर्स में जनरेटिव न्यूक्लियस और ट्यूब न्यूक्लियस होता है। जब पोलन ग्रेन माइक्रोपाइल चैम्बर से होते हुए न्यूक्लियस तक पहुंचने के लिए पोलन ग्रेन की एक्साइन वाल जो रहती है वो रैप्चर हो जाती है और इंटाइन वाल पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। पोलन ट्यूब जो है वो न्यूक्लियस की तरफ ग्रो करती है, एम्ब्रियो सेक की तरफ ग्रो करती है। ग्रो करते समय पोलन ट्यूब में ट्यूब सेल्स जो है वो माइग्रेट हो जाती है तथा यहाँ पर माइग्रेट होने के बाद जनरेटिव सेल्स भी पोलन ट्यूब में माइग्रेट होती है और
डिवाइड होकर के दो मेल न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करती है। जैसे जैसे पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सेक के कांटेक्ट में आता है, फीमेल गैमेटोफाइट के कुछ सेल्स जो होती हैं वो नॉर्मली सेल्स की तुलना में 2 या 3 गुना बड़ी हो जाती हैं और ये एग का फॉर्मेशन करती है। ट्यूब सेल्स में फीमेल गैमेटोफाइट के इंटर करने के बाद पोलन ट्यूब जो है फीमेल गैमेटोफाइट के इंटर करने से के बाद ये जो पोलन ट्यूब होती है वो रैप्चर हो जाती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो पोलन ट्यूब में ट्यूब सेल्स होती है वो डीजनरेट हो जाती है और पोलन ट्यूब में सिर्फ 2 मेल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ये पोलन ट्यूब जब फीमेल गैमेटोफाइट के पास पहुंचते हैं तो रैप्चर हो जाते हैं और दोनों मेल न्यूक्लियाई जो है वो फ्री हो जाते हैं तथा मेल न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। इनमें से एक मेल न्यूक्लियाई जो है एक से फर्टिलाइज होकर के जाइगोट बनाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक से अधिक एक से फर्टिलाइज दूसरा न्यूक्लियस भी फर्टिलाइज होकर के सेकेंड जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। इस प्रकार इसमें फर्स्ट एंड सेकेंड जाइगोट बनती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि नीटम यूला की स्पीसीज में पोलन ट्यूब के पास की फीमेल गैमेटोफाइट की सेल्स जो होती हैं वो कुछ सेल्स का ग्रुप बना लेती हैं। इस ग्रुप में 8 के लगभग सेल्स पाई जाती है। प्रत्येक सेल्स में 2 या 3 सेल्स जो होती हैं वो नॉर्मल सेल्स की तुलना में बड़ी हो जाती है और ये एग सेल्स का फॉर्मेशन करती है। बाकी जो सेल्स बची रहती है वो उसके न्यूट्रिशन के काम आती है। फर्टिलाइजेशन के समय सेकेंड जाइगोट तथा फर्स्ट जाइगोट बनता है। ये तो हुआ नीटम का फर्टिलाइजेशन। चलिए अब हम देखते हैं नीटम में डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर मैं बता दूं कि फीमेल गैमेटोफाइट में फर्टिलाइजेशन से पहले ही एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद पहले फीमेल गैमेटोफाइट का लोअर पोर्शन जो है वो सेलुलर हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद अपर पोर्शन भी कई सेल्स में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि फीमेल गैमेटोफाइट का पूरा पोर्शन जो है वो सेलुलर स्ट्रक्चर बनाता है और इसे ही हम एंडोस्पर्म कहते हैं। प्रत्येक एंडोस्पर्म के न्यूक्लियस में सेल्स में डिवीजन होता है और कई ग्रुप ऑफ सेल्स बनती हैं। प्रत्येक सेल्स में बाइन्यूक्लिएटेड या एक से अधिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ये न्यूक्लियस जो होते हैं वे आपस में फ्यूज होकर के पॉलीपोलैरिटी सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे मैं बता दूं कि वॉल फॉर्मेशन के द्वारा साइटोप्लाज्म जो है कई कंपार्टमेंट में बंट जाता है। प्रत्येक कंपार्टमेंट में एक या एक से अधिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं। यही न्यूक्लियस फ्यूज होकर के सेल्स में होकर के पॉलीपोलैरिड सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये तो हुआ डेवलपमेंट या फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के बाद अब हम लेते हैं एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट जो है वो जाइगोट सेल्स से होता है। चलिए हम देखें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। सबसे पहले तो हम देखें स्पीसीज नीटम निमॉन में। नीटम निमॉन की जाइगोट की स्पीसीज में जाइगोट में एक प्रोट्यूबरेंस ब्रांच रिलीज होती है। ये प्रोट्यूबरेंस ब्रांच जो होती है वो एंडोस्पर्म टिश्यू की ओर ग्रोथ करती है। कभी कभी एक से अधिक प्रोट्यूबरेंस ब्रांच का डेवलपमेंट होता है, परंतु यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि केवल वे ही ट्यूबरेंस एक्टिव रहती हैं जिसमें कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अर्थात न्यूक्लियस प्रेजेंट वाला प्रोट्यूबरेंस ही आगे चल करके प्राइमरी सस्पेंसर
ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, जिसमें न्यूक्लियस नहीं रहता। वो प्रोट्यूबरेंस जो होती है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। प्रोट्यूबरेंस, न्यूक्लिएटेड प्रोट्यूबरेंस जो है वो डिवाइड होकर के, लॉन्गिट्यूडनल होकर के प्राइमरी सस्पेंसर ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। और ये प्राइमरी सस्पेंसर ट्यूब जो है एंडोस्पर्म में इंटरसेलुलर स्पेस में डायरेक्टली रूप से हर डायरेक्शन में ग्रोथ करती है। कभी कभी प्राइमरी सस्पेंसर ट्यूब एक दूसरे से, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि प्राइमरी सस्पेंसर ट्यूब जो होती है वो एक दूसरे से लिपटी हुई रहती है। प्राइमरी सस्पेंसर ट्यूब के टिप पर लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स सेक्शन के द्वारा एक छोटी सी सेल्स कटती है। उसमें लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर डिवीजन होता है, जिससे कि 4 सेल्स बनती हैं। इन चारों सेल्स में इररेगुलर डिवीजन होता है और इररेगुलर डिवीजन होने से ग्रुप ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ग्रुप ऑफ सेल्स जो होती है वो डिवाइड होकर के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है। यहाँ पर ये भी बताना चाहूंगी कि प्राइमरी सस्पेंसर सेल्स की कुछ सेल्स जो हैं वो ग्रोथ करके डिवाइड होती हैं, ग्रोथ करती हैं और सेकेंडरी सस्पेंसर्स का फॉर्मेशन करती है। बाकी जो सेल्स बचती हैं वो एम्ब्रियोनिक मास बनाती है। ये तो हुआ नीटम न्यूमॉन में होने वाले एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। अब हम दूसरी स्पीसीज देखते हैं, नीटम यूला। नीटम यूला में प्राइमरी सस्पेंसर्स के टिप पर एक छोटी सी सेल्स कटती है। उस सेल्स को हम पिकुलर सेल्स के नाम से जानते हैं। ये जो पिकुलर सेल्स होती है उसमें एक ट्रांसफर डिवीजन होता है, 2 सेल्स बनती हैं। इस 2 सेल्स में एक लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है, जिससे कि 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ये 4 सेल्स में फिर से डिवीजन होता है और फिर से डिवीजन होने के फलस्वरूप 8 सेल्स का ग्रुप बनता है। इस 8 सेल्स के ग्रुप में इररेगुलर डिवीजन होता है, जिससे कि एक एम्ब्रियो मास बनता है। डिवीजन के कारण ये एम्ब्रियो मास जो होता है वो ग्रो करता है और साइज में बढ़ जाता है। प्राइमरी सस्पेंसर ट्यूब से सेकेंडरी सस्पेंसर ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। सेकेंडरी सस्पेंसर ट्यूब जो रहती है वो थिन वॉल की होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। प्राइमरी सस्पेंसर ट्यूब के टिप पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। कभी कभी सेकेंडरी सस्पेंसर ट्यूब के एंड से भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। सेकेंडरी सस्पेंसर में वैक्यूलेटेड होता है और प्राइमरी सस्पेंसर जो होती है तथा सेकेंडरी सस्पेंसर जो होती है वह एम्ब्रियो को पुश करके एंडोडर्मिस में इंटर कराती है। उसके बाद एम्ब्रियो मास के टिप पर 2 कॉटिलेडोनस ग्रुप पाया जाता है, जिसमें कि शूट टिप और रूट टिप का फॉर्मेशन होता है। रूट टिप में रूट कैप बनती है। इसके अलावा इसी समय लेटरल हम्प का भी प्रोड्यूस होती है, लेटरल हम्प भी बनती है, जिसको हम फीडर के नाम से जानते हैं। मैच्योर एम्ब्रियो जो है ये ऑरेंज पिंक कलर का होता है। 2 कॉटिलेडोनस बनाता है, एक होती है शूट टिप, दूसरी होती है रूट टिप और एक लार्ज फीडर का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार इसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट यहाँ पर पूरा हुआ। हमने देखा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट में हम नीटम न्यूमॉन में देखे और नीटम यूला में देखे। आइए अब हम देखते हैं सीड का स्ट्रक्चर ऑफ सीड में सबसे पहले सीड जो रहता है वो ओवल शेप का रहता है या फिर थोड़ा सा इलोंगेट शेप का पाया जाता है। ये सीड जो होता है ग्रीन या रेड कलर का होता है। इसके एपेक्स पर न्यूक्लियस के अवशेष की एक पतली स्ट्रिप पाई जाती है। सीड जो होता है, सीड के साथ ही साथ एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म जो होते हैं वो 3 लेयर के द्वारा प्रोटेक्टेड रहते हैं। सीड के 3 लेयर में सबसे पहले यदि हम देखें तो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जिसको जो लेयर फ्लैशी होती है, ग्रीन होती है और रेड कलर की होती
होती है। ये लेयर जो होती है दूसरे लेयर से फ्री रहती है। इस लेयर में अनेक पैरेन्काइमेटस सेल्स के बने हुए फाइबर्स होते हैं, स्क्लेरेट्स होते हैं तथा ये लेयर जो होती है एक दूसरे से फ्री लेयर के रूप में रहती है। उसके बाद हम आते हैं मिडिल लेयर। मिडिल लेयर जो जिसको हम स्टोनी लेयर के नाम से जानते हैं। ये लेयर जो रहती है सीड की सबसे प्रोटेक्टिव लेयर मानी जाती है या सीड की सबसे अधिक सुरक्षा लेयर कहलाती है। इस लेयर में पैरेन्काइमेटस सेल्स के बने हुए फाइबर्स होते हैं, स्क्लेरेट्स होते हैं और लेटेक्स प्रेजेंट होते हैं। एपिडर्मिस की सेल्स में कुछ पेलिसेड टिश्यू की लेयर भी पाई जाती है। चलिए अब हम आते हैं सीड के लेयर की थर्ड लेयर। ये जो थर्ड लेयर होती है वो थिन वॉल की बनी हुई रहती है। इसमें लिग्निक जमा हो रहता है, अर्थात ये सेल्स जो रहती है पैरेन्काइमेटस होती है तथा लिग्निक फाइट होती है। लेयर के अंदर में मैसिव एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। इसके ऊपर में टेडपोल पाया जाता है। ये तो हो गया स्ट्रक्चर ऑफ सीड। चलिए अब हम देखते हैं सीड का जर्मिनेशन किस प्रकार से होता है। तो सीड जर्मिनेशन के समय जो सेकेंडरी सस्पेंसर सेल्स होती हैं ये डिफरेंशिएटेड हो जाती हैं और डिफरेंशिएटेड होने के समय सीड जो होता है वो सेड स्टेज में आ जाता है। सेडिंग स्टेज में सीड जो रहते हैं वे मैच्योर हो जाते हैं। पर याद रखिएगा नीटम यूला में सीड का जो जर्मिनेशन होता है वो सेडिंग स्टेज के 10 से 12 महीने के बाद सीड का जर्मिनेशन होता है। सीड जर्मिनेशन जो होता है वो ईपीजीएल प्रकार का होता है। पहले रेडिकल से प्राइमरी रूट बनती है। इसके साथ ही साथ इसमें हाइपोकोटाइल का भी फॉर्मेशन होता है और हाइपोकोटाइल से 2 ग्रीन लीफ का फॉर्मेशन होता है। प्लाइमूल से हम देखते हैं प्लाइमूल से फर्स्ट पेयर ऑफ फोलिएज लीफ का फॉर्मेशन होता है। ये तो हो गया सीड स्ट्रक्चर एंड सीड का जर्मिनेशन। जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि जिम्नोस्पर्म में एम्ब्रियो जो रहता है पॉली एम्ब्रियोनिक होता है। यहाँ पर हम ये भी बताएंगे कि नीटम में पॉली एम्ब्रियोनिक किस प्रकार से होता है, अर्थात नीटम जो है ये भी पॉली एम्ब्रियोनिक के नाम से जाना जाता है। नीटम में पॉली एम्ब्रियोनिक का पाया जाना जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टर्स होता है, अर्थात एक्स्ट्रा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ये 2 प्रकार से होता है, सिंपल पॉली एम्ब्रियोनिक होता है तथा दूसरा जो होता है क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनिक। अब क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनिक क्या होता है तो सिंगल फर्टिलाइजेशन एग के द्वारा जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बनते हैं उसे हम क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनिक कहते हैं। क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनिक बनाने की कई विधियां हैं। मैं यहाँ पर आपको कुछ विधियां आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि पहली जो है सिंपल फर्टिलाइजेशन एग में अनेक प्राइमरी सस्पेंसर ट्यूब का डेवलपमेंट होता है तथा प्रत्येक सस्पेंसर ट्यूब के टिप पर बहुत से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, अर्थात यहाँ पर एक से अधिक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ। दूसरा यदि हम विधि देखें तो प्राइमरी सस्पेंसर ट्यूब के टिप पर सेल्स का एक ग्रुप बनता है और ये सेल्स का ग्रुप जो होता है एक से अधिक होता है। क्योंकि एक से अधिक सेल्स का ग्रुप होता है तो प्रत्येक ग्रुप जो है एक एम्ब्रियो बनाता है, अर्थात यहाँ भी एक से अधिक पॉली एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। चलिए तीसरी विधि हम देखें, आपके साथ हम शेयर करें तो सेकेंडरी सस्पेंसर के टिप पर पॉली एम्ब्रियोनिक का मास बनता है। ये मास जो होता है तेजी से ग्रो करता है और तेजी से ग्रो करने के बाद एक्स्ट्रा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। ये तो मैंने आपके साथ शेयर किया पॉली एम्ब्रियोनिक किस कहते हैं। अब देखते हैं हम लास्ट जो है वो है जो कि हम पहले बता चुके हैं कि नीटम या निटेल्स ऑर्डर के अंतर्गत जो भी स्पीसीज आती हैं वो एंजियोस्पर्म से समानता होती है। तो आइए हम देखें नीटम में एंजियोस्पर्म नीटम के कैरेक्टर्स में कौन कौन सी समानताएं होती हैं जो एंजियोस्पर्म से मिलती जुलती रहती है। सबसे पहले अर्बन एंड पार्किन ने निटेल्स ऑर्डर को
एंजियोस्पर्म के समीप माना। उसके बाद हेंगरप ने नीटेल्स के पाइपरेसी फैमिली से अधिक समानता बताई। ये पाइपरेसी फैमिली एंजियोस्पर्म की फैमिली मानी जाती है। कुछ समानताएं मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ। पहला तो ये है कि नीटम, यदि हम हैबिट में देखते हैं तो नीटम जो है वो क्लाइंबर होता है और स्मॉल ट्री लाइक होता है, जो कि एंजियोस्पर्म से समानता रखता है। यदि हम दूसरा कैरेक्टर देखते हैं तो नीटम की जो लीफ होती है वो ब्रॉडेड होती है और ग्रीन कलर की होती है तथा रेटिकुलेट वेनेशन इसमें पाया जाता है। ये कैरेक्टर्स भी एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। तीसरा यदि हम देखें इसमें समानता तो लीफ जो रहती है वो अपोजिट डेकासेट के रूप में अरेंज होती है, जो एंजियोस्पर्म से मिलती है। यदि हम यहाँ पे आगे के कैरेक्टर्स देखें तो नीटम में स्टोमेटा पाया जाता है और ये स्टोमेटा जो है एंजियोस्पर्म से समानता रखता है। यदि हम सूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन देखें तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि सूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टीवी का कार्पस के अनुसार होता है और ये सूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है ये भी एंजियोस्पर्म से समानता रखता है। एंजियोस्पर्म में अब हम आते हैं वुड की एनाटॉमी में। वुड एनाटॉमी में हमने पहले ही कहा कि जाइलम में वेसल्स पाई जाती है, जो कि जिम्नोस्पर्म के नीटेल्स, इफिट्रेल्स और वेलवेस्टियल ऑर्डर को छोड़ करके जिम्नोस्पर्म के मेंबर में वेसल्स नहीं होती है। यहाँ पर नीटम में, जाइलम में वेसल्स पाई जाती है, जो कि एंजियोस्पर्म से ये समानता रखती है। यहाँ पर ये भी बता दें कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के द्वारा एम्ब्रियो सेक बनता है, ये भी एंजियोस्पर्म से सिमिलरिटीज रखता है। नीटम में 2 कोटिलेडोनस प्रेजेंट होता है, जो कि एंजियोस्पर्म से समानता रखता है। और लास्ट में आपको बताना चाहूंगी कि एम्ब्रियो सेक्स जो होता है वो टेट्रास्पोरिक होता है और ये कैरेक्टर्स भी एंजियोस्पर्म से मिलता जुलता रहता है। यहाँ पर नीटम के कैरेक्टर्स जो है, नीटम का डेवलपमेंट है, नीटम के स्पोरोफाइट है, गैमेटोफाइट है, सीड जर्मिनेशन, एम्ब्रियो, ये सब मैंने बताया। आज यहाँ पे नीटम चैप्टर जो होता है वो खत्म होता है। अंत में आपको कुछ क्वेश्चंस मैं बताना चाहूंगी कि इसके अंतर्गत किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। यदि लॉन्ग क्वेश्चन देखा जाए तो नीटम की स्पोरोफिटिक अवस्था या नीटम की लीफ, स्टेम और एनाटॉमी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर केवल यदि शॉर्ट नोट में पूछा जाता है तो एनामुलर सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, नीटम में एनामुलर सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में बताइए। नीटम में सीड जर्मिनेशन किस प्रकार का होता है, किस प्रकार की लीफ की एनाटॉमी पाई जाती है, रूट में किस प्रकार की सेकेंडरी ग्रोथ होती है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि हम बड़े क्वेश्चन देखें तो जैसे डिस्क्राइब द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ नीटम, डिस्क्राइब द मेल एंड फीमेल माइक्रोस्पोरोजिनेसिस एंड मेगास्पोरोजिनेसिस का डेवलपमेंट भी पूछा जाता है, या फिर केवल गैमेटोफिटिक अवस्था भी पूछी जा सकती है। धन्यवाद।